सकता है तो मैं क्यों नहीं? क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं? अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं? झांक ले अपने भीतर, खुद से आ पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी, खुली आंखों से देख ले। जय हिंद बच्चों, हम लोगों ने अभी तक पढ़ा मौर्य के बारे में और उनके कई राजाओं के बारे में, उन राजाओं के बारे में जिन्होंने इतिहास ही बदल दिया मगध का, और यूँ कहें कि मगध साम्राज्य को अब भारत का मुक्तिदाता साम्राज्य के रूप में स्थापित कर दिया। लेकिन हम उनके व्यक्ति के बारे में अभी तक तो पढ़े हैं, हमने कहीं नहीं पढ़ा कि उन्होंने किया क्या क्या नहीं किया। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक, इन सब लोगों ने मिलकर काम क्या किया जिसके कारण इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित हुआ। वैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि उनकी भौगोलिक स्थितियाँ उनके बहुत अनुकूल थी, और उस भौगोलिक दोआबा का क्षेत्र होने के कारण आपको अच्छे से पता है कि एक तरफ सोन नदी, एक तरफ चंपा नदी, एक तरफ यमुना नदी के गंगा नदी के बीच के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उपजाऊ होने के कारण टैक्स बहुत अधिक मिला। टैक्स अधिक मिलने से सेना अधिक बढ़ी हुई, और सेना अधिक बड़ी होने से विस्तार भी बहुत तेज़ी से हुआ और राज्य विस्तार बहुत वैभवशाली हो गया। लेकिन उन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग क्या क्या काम किए जिसके कारण वो साम्राज्य को आज इतना जाना जाता है, उनको हम लोग अध्ययन करेंगे एक एक करके। तो किसी भी सभ्यता के, किसी भी समाज की स्थितियाँ जानने का सबसे आसान तरीका होता है, हम उस सभ्यता की आर्थिक स्थितियाँ जान लें, हम उस सभ्यता की राजनीतिक स्थितियाँ जान लें, हम उस सभ्यता की धार्मिक स्थितियाँ जान लें, सामाजिक, ये सारा अगर अध्ययन करें हम जान जाएंगे वो समाज कैसा रहा होगा। तो हम बात करते हैं मौर्य प्रशासन की इतना वैभवशाली होने के पीछे बेसिक रीजंस क्या थे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मौर्य के प्रशासन के बारे में। तो सबसे पहले मौर्य का प्रशासन केंद्रीकृत प्रशासन था। केंद्रीकृत प्रशासन का अभिप्राय होता है कि जहाँ शक्ति है किसी एक व्यक्ति में केंद्रित हो, और यहाँ पर वह व्यक्ति कौन था? राजा था। लेकिन ऑटोक्रेसी और यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस है। यहाँ पर ऑटोक्रेसी में जहाँ सब कुछ राजा ही होता है, यहाँ पर राजा तो सब कुछ है लेकिन निरंकुश नहीं है। जबकि ऑटोक्रेसी का पहली शर्त ये होती है कि निरंकुश होता है, लेकिन यहाँ निरंकुश नहीं। अच्छा, निरंकुश न होने के कारण क्या है कि यहाँ पर राजा ने जिन लोगों का अपने लिए चयन किया था, वो चाहे प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो, अमात्य हो, या कोई भी पदाधिकारी, बी ग्रेड, ए ग्रेड, जो भी मैं भी आप बात करूँ, वो सारे के सारे किसी न किसी खुली प्रतियोगिताओं के माध्यम से आया करते थे, जिसे उपधा कहा जाता था। और इस यही कारण था कि बहुत सारे जितने भी आए लोग इनके काम करने कर्मचारी के रूप में बहुत योग्य थे। यही कारण था कि कभी अवसर ही नहीं हुआ कि इनको निरंकुशता दिखानी पड़े। तो बात करते हैं कि जिस प्रकार आज सेना है, जिस प्रकार आज आर्थिक व्यवस्था है, जिस प्रकार आज राजनीतिक जीवन है, ऐसे ही उनकी गवर्नर हुआ करता था, सेनाध्यक्ष हुआ करता था, आय का लेखा जोखा यानी सीएजी हुआ करता था। पूरी एक क्रमागत पद्धति थी। तो जो कर्मचारी हुआ करते थे उनका वेतन हुआ करता था 12,000 पर्ण, और जितने मंत्री और प्रधानमंत्री और अन्य बड़े अधिकारी हुआ करते उनका वेतन होता था 48,000 पर्ण के आसपास। यानी उस समय का पर्ण, आप सोचिए, एक पर्ण बराबर होता 3/4 चांदी के बराबर, यानी 3/4 तोला का एक पर्ण होता है। सोचिए उस समय इतना ज़्यादा इसकी कीमत रही होगी। आज के समय तो लाखों रुपए सैलरी हुई। इसका अभिप्राय हुआ कि सैलरी बहुत अच्छी होने के कारण काम करने का मन भी बहुत अच्छा रहता होगा। कुल मिला के चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में 18 प्रकार के ए ग्रेड यानी शीर्ष अधिकारियों के बारे में बताया है, जो हम एक एक करके आपको दिखाएंगे कि उनका काम क्या था और वो लोग कैसे अपना कार्य निर्वहन करते थे। और इसमें आपको बड़ा अच्छा लगेगा, एक एक छोटी छोटी चीज़ उस समय और इस समय अगर तुलना करते चलेंगे आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। और ध्यान रखिएगा, जब आप मेंस लिखने जाएंगे तो ये जो हम बात कर रहे हैं इसका बहुत फायदा मिले। फैक्ट का तो आपको मिल जाएगा प्री के लिए, वनडे के लिए, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बहुत काम आएगा। जब वहाँ पर छोटा सा टिप्पणियाँ लिखने को आता है उस समय हमें काम करना होगा। अब बात करते हैं कि किस प्रकार इन 18 शीर्ष अधिकारियों के बारे में बताया है कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में। सबसे पहले प्रधानमंत्री जो होता था वो पुरोहित या मंत्री के रूप में ना जाना जाता था। ये जो पुरोहित है वास्तव में प्रधानमंत्री उस समय कौन होगा? अरे भाई, चाणक्य के अलावा हो कौन सकता है। दूसरा समाहर्ता माने होता है राजस्व का प्रधान, यानी जो टैक्स कलेक्ट करता था। दूसरा होता सन्निधाता, ये राजकीय कोषाध्यक्ष होता है। यूँ कहें कि जो टैक्स कलेक्ट होकर आता था उसकी लेखाएँ पढ़ी कर काम काज किसके पास था? सन्निधाता के पास। इसका पदेष्टा, पदेष्टा को न्यायाधीश कहा जाता है। यूँ सही अर्थों में कहा जाए तो न्यायाधीश दो प्रकार के होते थे, एक धर्मस्थी और दूसरा कंटक शोधन। धर्मस्थी होते जो दीवानी मामले देखते थे। कंटक शोधन देखिए नाम से ले रहा, काटा कुटाई पिटाई। तो कंटक शोधन जो होते थे वो फौजदारी मामले देखते थे। आज की न्यायालय में भी यही स्थितियाँ हैं। इसका मतलब हो ना वहीं से लिया। अगला नायक जो होता था सेना का संचालक हुआ करता था। उसके बाद कार्मांतिक जो होता था उद्योग कारखानों का मंत्री होता था।
दंडपाल पुलिस अधिकारी, ध्यान रखिएगा पुलिस अधिकारी और रक्षित अलग होते थे। पुलिस अधिकारी यूँ आप आज के समय में एसपी कह सकते हो, इंस्पेक्टर कह सकते हो, और अब वर्तमान में जो कांस्टेबल होता है उसे रक्षित कहा जाता था। इसी प्रकार व्यवहारिक को नगर का जज कहा जाता था। अब आप कहेंगे व्यवहारिक और प्रतिष्ठा में अंतर क्या है? देखिए यहाँ भी न्याय है, यहाँ पर भी न्याय है, लेकिन अंतर क्या है, शहर की परिस्थितियाँ गांव की परिस्थितियाँ से और देश की परिस्थितियों से अलग होती। नगरीय जीवन होने के कारण यहाँ की समस्याएं दूसरी हैं और ग्रामीण जीवन होने के कारण यहाँ की समस्याएं दूसरी हैं। तो यहाँ पर अलग एक न्यायाधीश होता था, यहाँ का न्यायाधीश अलग एक हुआ करता था। इसके बाद अंतपाल होता था जो सीमाओं के दुर्गों की रक्षा किया करता था। इस प्रकार अगला जो है वो है आटविक। आटविक माने होता है वन विभाग का अधिकारी, यानी जो वन माने क्या होता है बेटा, किसका पर्यायवाची? वन का। तो वन अधिकारी कौन होता था? आठवीं। इसके बाद देखते हैं बी ग्रेड के कौन कौन अधिकारी थे। तो सबसे पहले बी ग्रेड का जो अधिकारी होता था वो सबसे पहले लक्षणाध्यक्ष यानी मुद्रा एवं टकसाल का अधिकारी, यानी कितनी मुद्रा छपना है, कितनी मुद्रा का चलना है, ये सारा जिम्मेदारी किसकी थी? लक्षणाध्यक्ष की थी। अगला है पौतवाध्यक्ष यानी माप तौल का जो लेखाधिकारी होता था, आज के समय में कहेंगे बाट माप अधिकारी, तो कौन होता था? पौतवाध्यक्ष। शुल्काध्यक्ष यानी राजकीय धन एवं जुर्माना, किसको कितना धन टैक्स के ऊपर जमा करना और किसको किस बात पर कितना जुर्माना लगाना है, ये सारा काम किसका होता था? शुल्काध्यक्ष का। अगला है सीताध्यक्ष। ध्यान रखिएगा मैंने आपको नवपाषाण काल में सीता का पढ़ाया था। ऐसी भूमि जो जोती जाती थी, जो पतली पतली नालियाँ बना करती थी, उन्हें हम सीता कहते थे। तो जो जमीन का जो कृषि विभाग होता था उसे सीताध्यक्ष कहा जाता था। और अकराध्यक्ष होता था जो खान माने माइंस, उनकी जो अध्यक्ष होता था उसे अकराध्यक्ष कहते थे। अगला ध्यान सुनिएगा पांड्याध्यक्ष, व्यापार और वाणिज्य का जो अधिकारी था उसे पांड्याधिकारी कहते थे और यही पैसों का लेन देन के रूप में सारा काम करते थे। इसके बाद नवाध्यक्ष, नाम से ही लग रहा है नौसेना का जो प्रमुख हुआ करता था उसे नवाध्यक्ष कहते थे। इसके बाद जो सड़क का निर्माण मैंने आपको पढ़ाया था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने शुरू किया था, कहाँ से अपनी शुरू करके कहाँ ले गया था, यूँ कह लें कि अमृतसर से शुरू करके कहाँ तक ले गया था? सोनारगांव तक। तो उसको बाद को शेरशाह सूरी ने बनाया, आकलैंड बनाया आज जीटी रोड के रूप में। ये सारा काम संस्थाध्यक्ष देखा करता था। इसके बाद गणितज्ञाध्यक्ष यानी वैश्याओं का जो अधिकारी होता था, यहाँ अंडरलाइन करना, गणिकाध्यक्ष यानी वैश्याओं का अधिकारी, इसका मतलब वैश्यावृत्ति को वहाँ पर छूट थी लेकिन राजकीय संरक्षण में। अगला है मध्य मात्रा प्रसारण, ये गुप्तचर हुआ करते थे। कॉटेज ने अपने अर्थशास्त्र में इनको गूढ़ पुरुष कहा। ये राज्य में हो रही गतिविधियों की जानकारी रोज़ की रोज़ किसको दिया करते थे? राजा को दिया करते थे। ठीक, ये था हमारा बी ग्रेड के अधिकारी। अब जरा देखेंगे राज्य का विवरण किस प्रकार या वितरण किस प्रकार था। तो जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे यहाँ लिखा है ग्राम, ग्राम के बाद इकाई थी नगर, नगर के बाद जिला, जिला के बाद प्रांत। तो सबसे छोटी इकाई कौन हुई? ग्राम हुई। सबसे बड़ी इकाई कौन हुई? प्रांत। तो प्रश्न आएगा कि मौर्य काल में सबसे छोटी इकाई कौन थी प्रशासन की? ग्राम। सबसे बड़ी इकाई कौन थी? प्रांत। इसका आज भी यही है, ग्राम आज भी सबसे छोटी इकाई है। जो ग्राम का प्रमुख होता था उसे ग्रामिक कहते थे। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना, पेपर में आया था गोप कौन होते हैं? जो 10 गांव के समूह का जो अधिकारी होता था उसे हम गोप कहा करते थे। ठीक है। इसके बाद आता है नगर, नगर या नागरिक को जो अधिकारी होता है उसे महापात्र कहते थे। आज भी हम लोग देखते हैं मेयर को होता है नगरों में। तो यहाँ पर नगर संचालन के लिए और प्रांत संचालन के लिए अलग अलग समितियाँ थी। ध्यान सुनिएगा, नगर संचालन के लिए 6 समितियां बनाई गई थी और इन 6 समितियों प्रत्येक में 5-5 सदस्य होते थे और हर समिति का एक अध्यक्ष होता था, जो कि उन मंत्री समूहों में जो 48,000 पण वाले थे वो एक होता था और 12,000 पण वाले 4 होते थे। कुल मिला कितने हो गए? 5। तो 6 समितियां 5 सदस्यों की मिलकर बनते, कुल मिला के सदस्य कितने हो गए? 30 सदस्य हुआ करते थे जो नगर का संचालन देखते थे। इसके बाद जिला आता है। जिला को आहार या विष कहा जाता था और विष के अध्यक्ष को क्या कहते थे? विषपति कहते थे। स्थानीय किसी का उपनाम है। आज के समय में आप चाहें तो इसको डीएम कह सकते हैं। जिस प्रकार सारी देख रेख डीएम करता उसी प्रकार पहले कौन करता था? विषपति किया करता था। इसके बाद जो सबसे बड़ी इकाई आई प्रांत, आज के समय में कह सकते हैं प्रदेश। तो हम सबसे बड़ा कौन हुआ करता था? कुमार या आर्यपुत्र, आज के भाई सीएम हो गए। ये जो प्रांत थे उनके अध्यक्ष को आर्यपुत्र कहा जाता था। ध्यान से सुनेंगे, प्रांत 5 भागों में बटे हुए थे। यानी सोचिए अपना उत्तर प्रदेश पूरी पश्चिमी उत्तर दक्षिण में बटा हुआ है, उसी प्रकार उस समय प्रांत को 5 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? उत्तरापथ, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। आप जान गए होंगे ये कहाँ का भाग होगा? ये अफगानिस्तान के आसपास के क्षेत्रों का बात कर रहे हैं, यानी पश्चिमोत्तर भारत की। अगला है दक्षिणापथ यानी स्वर्णगिरी, चले जाइए नीचे अशमक के नीचे वाले भाग में। इसके बाद प्राची, राजधानी पाटिलपुत्र, आप जानेंगे पाटिलपुत्र बिहार के आसपास का, गया के आसपास के क्षेत्रों को।
इसके बाद अवंती यानी कहाँ पहुँच जाएंगे, उज्जैन मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों में, और कलिंग जिसकी राजधानी तोसली थी, जिसे कल अशोक ने जीता था, और उसी के कलिंग के कारण ही अशोक का जीवन क्या हो गया था, परिवर्तित हो गया था। मौर्यों की आर्थिक दशा, देखिए बिना अर्थ के तो कुछ होने से रहा, तो मौर्यों ने अपनी आर्थिक व्यवस्था के लिए 3 आधार बनाए थे। पहला आधार था कृषि, दूसरा था वाणिज्य, तीसरा था पशुपालन। अब आप जरा याद करिए, जब हमने पूरा पाषाण काल पढ़ाया तो बेसिक था उनका शिकार करना, जब हमने मध्य पाषाण को पढ़ाया तो आपने पशुपालन कहा, जब हमने नव पाषाण का पढ़ा तो उसमें कृषि कहा। लेकिन क्या आप जब कृषि कर रहे थे तो पशुपालन बंद हुआ था? नहीं बंद हुआ। जब पशुपालन कर रहे थे क्या शिकार करना बंद हुआ? नहीं बंद हुआ। इसी प्रकार इस मौर्य प्रशासन में कृषि तो केंद्र बिंदु था, क्योंकि वही आधार था। इसके बाद वाणिज्य दूसरा था, तीसरा पशुपालन था, यानी कि अभी भी हम उसी रूप में हैं, इस रूप में पहले रहा करते थे। तो इसका मतलब हुआ इनका जो बेसिक था वो कृषि था, बिना एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट का बात कर रही नहीं सकते। तो ये बात थी, मौर्य के आर्थिक दशाओं का बेस क्या मानेंगे, कृषि ही इनका बेस हुआ करता था। पेपर में आया था कि मौर्यों की आर्थिक स्थिति का मुख्य कारक क्या है, तो ध्यान रखिएगा वाणिज्य न होकर क्या है, कृषि है। अब कृषि को इन्होंने बड़े अच्छे से बांटा था। इन्होंने भूमि के 3 हिस्से किए थे, पहला कृष्ट भूमि, दूसरा अकृष्ट भूमि, तीसरा ईसर भूमि। कृष्ट भूमि जो जोती बोई जा सकती थी, जिसका उत्पादन होता था, उसे कृष्ट कहते थे। अकृष्ट भूमि जिसे जोता बोया नहीं जा सकता था, और ईसर भूमि ऊंचे टीले जो भाग होते थे, आज के समय में ऊसर बांगर कह सकते हो, जिन पे डाल दिया उग गया तो गया, नहीं उगा तो नहीं उगा, इस भूमि को ईसर भूमि कहा करते थे। इस प्रकार 3 प्रकार की भूमियाँ हुआ करती। तीसरा जो सीताध्यक्ष हुआ करता, मैंने आपको कहा था जो सरकारी जमीन थी उसके अध्यक्ष को क्या कहा जाता था, सीताध्यक्ष। अब बात करेंगे जब गवर्नमेंट की जमीन है, जो यूँ कह लें कि चंद्रगुप्त मौर्य की जमीन है या मौर्यों की जमीन है, उसको जोतेगा बोएगा कौन? संभव तो नहीं कि चंद्रगुप्त हल लेकर भिड़ेगा, न उसके वंशज भिड़ेंगे। तो इसके लिए क्या करता था, जो दास हुआ करते थे, मैंने आपको बताया दास प्रथा प्रचलित थी, लड़ाई होगी इसको लेकर। दास, दूसरा कर्मकार, और तीसरा जो कैदी हुआ करते थे, ये सारे लोग काम करते थे भूमि का उत्पादन कार्यों में, इनको लगाया जा सकता है। तो कुछ जमीन ऐसी हुआ करती थी जो बिना बारिश के, बिना पानी के, उस पर भी उत्पादन हुआ करता था, उसे हम अदेव मात्रा कहते थे। अरे भाई, जिसमें बिना पानी के उत्पादन होगा राम भरोसे, तो स्वाभाविक है देव मात्रक होगी, जितना देव मात्रा में दे दें वही सही। तो अदेव मात्रक भूमि को क्या कहा जाता था, जिसमें बिना पानी के उत्पादन हुआ करता था, उसे अदेव मात्रक कहा जाता था। इसके बाद बात करते हैं इनकी लगान टैक्स कितना था। देखिए कौटिल्य ने जो कुछ लिखा है उसमें तो 1/6 लिखा है कि कुल उत्पादन का 1/6 देना होगा। यही पेपर में आपको टिक भी करना है, लेकिन कहीं कहीं 1/4 भी लिखा है। अब इसका क्वेश्चन, अब आप इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछेगा ऐसा क्यों, ध्यान रखिए जिन क्षेत्रों में आप जैसे छत्तीसगढ़ की तरफ आइए, छोटा नागपुर पठार के आसपास आइए, तो जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी वैसे उत्पादन घटेगा। अरे भाई, जो मैदान नदियों के किनारे के लोग हैं, किसान हैं, उनका उत्पादन अधिक होता तो टैक्स देना आसान होगा, और जो पथरीले और कंकड़ीले क्षेत्र होंगे वहाँ उत्पादन कम होगा, वो तो टैक्स नहीं दे पाएंगे। इसलिए कहीं पर 1/4 था तो कहीं 1/6 था, लेकिन पेपर में आता आपको 1/6 ही लगाना है। इसके बाद वाणिज्य की बात करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक। वाणिज्य माने होता है कॉमर्स की स्थिति क्या थी या ट्रेड की स्थिति क्या थी। देखिए ट्रेड इनका राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों हुआ करता था। एक तो देश के अंदर ही, अरे भाई इनका पूरे देश में तो शासन था, केरल, तमिलनाडु, पूर्वोत्तर भारत छोड़ दिए, सब जगह तो शासन कर रहे थे, तो इनका पूरे भारत में बहुत बढ़िया व्यापार होता था। लेकिन विदेशों से व्यापार हुआ, जैसे भारत से इनका बहुत सीरिया से बहुत बढ़िया व्यापार हुआ करता था, बहुत सारे देशों से इसका बहुत अच्छा व्यापार हुआ करता था। अब बात करते हैं कि किस प्रकार ये मुद्रा का प्रयोग अपने व्यापार में करते थे। तो जो मुख्य व्यवसाय इनका व्यापार हुआ करता था विदेशों से, वस्त्रों को लेकर हुआ करता था। अरे भाई, वस्त्र के उत्पादन में हम लोग बहुत अच्छी स्थिति पे, तो ये वस्त्र का सबसे बड़ा आयात निर्यात हुआ करता था। आपको जान के हैरानी होगी कि गुजरात का एक भड़ौच नामक स्थान है, वहाँ से बंदरगाहों के माध्यम से निर्यात आयात हुआ करता था। सोचिए आज के समय बंदरगाहों का उपयोग कर पाए हैं हम जब 20वीं 21वीं सदी में आ पा रहे हैं ढंग से, उस समय भड़ौस का उपयोग करता था वस्तुओं के आयात और निर्यात में। अब यहाँ पर व्यापक रूप से मुद्रा का प्रचलन हुआ। देखिए जैसे नवपाषाण का समाप्त होता है, महाजनपदों को उदय होता है, वैसे सांकेतिक मुद्राएं प्रारंभ हो जाती हैं। ये सांकेतिक मुद्राएं जो राजपत्र होता है उसका अथॉरिटी होती थी, इस मुद्रा का वैल्यू इतना होगा और उसे कोई इग्नोर नहीं कर सकता था। तो मुद्रा जो थी उसका प्रयोग बहुत तेजी से हो रहा था, और मुद्रा जो होती थी इन्हें आहत रजत मुद्राएं कहा जाता था। तो पहली मुद्रा थी कांसार्पण। ध्यान से सुनिएगा, कांसार्पण। आपने कांसा पढ़ा था, क्या क्या मिलाया था आपने भैया, टिन में और तांबा मिलाकर हमने कांसा बनाया था। तो कांसार्पण शुरू हुई थी, चांदी के जो सिक्के होते थे उन्हें कांसार्पण कहते थे।
मासक दो हुआ करते थे, वो तांबे का सिक्का होता था। सुवर्ण सोने के सिक्के होते थे। और काकड़ी जो होते थे, तांबे की छोटी छोटी मुद्राओं को काकड़ी कहा। इनका उपयोग कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि छोटे छोटे पैसे जो 1 आना, 4 आना, 5 आना कहते हैं, जो प्रारंभ में चलते थे, हमें याद है कि हम लोग 1 आना, 2 आना, 5 पैसे, 2 पैसे, 4 पैसे हम यूज़ किए, वो सारे के सारे छोटी मुद्राओं को काकड़ी कहा जाता था। इनके यहाँ पर टैक्स चोरी का बहुत बड़ा दंड हुआ करता था। टैक्स चोरी करने वाले को मृत्युदंड ही मिलता था। इससे जनता में भय प्राप्त था और टैक्स देने में कोई चोरी नहीं करता था। इससे राजस्व में क्या होती थी, वृद्धि होती थी। इनका जो प्रमुख निर्यात मैंने अभी आपसे बताया, भणौज नामक स्थान गुजरात से हुआ करता था और भणौज धीरे धीरे एक बहुत व्यापारिक केंद्र के रूप में स्थापित हो चुका था। तो ये थी इनकी मौर्यों की आर्थिक दशा और वृद्धि का मुख्य कारण। अब बात करते हैं मौर्यों की सामाजिक स्थिति के बारे में। तो ध्यान से सुनिएगा जरा। कौटिल्य ने अपने उसमें समाज का वर्णन 4 भागों में किया। आप जानते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 रूपों में। लेकिन यहाँ एक बहुत बढ़िया बात हुई, यहाँ शूद्रों की स्थिति बहुत अच्छे से मजबूत हुई। तो ये बहुत ऊपर आ गए और अब इनकी भेदभाव की स्थिति नहीं रही, लेकिन वर्चस्व पे तो वही रहे। कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य अभी भी वो स्थान प्राप्त नहीं कर पाए, लेकिन अब इनकी स्थिति पहले से बेहतर हो गई। जबकि मेघासनीस ने 7 प्रकार की जातियां बताई, लेकिन मेघासनीस की जातियों को जो इतिहासकार हैं उसे अजीब रूप में एक्सेप्ट करते हैं। जरा देखिए इनकी जातियां, जो कि हम एक्सेप्ट मुश्किल है करेंगे। पहले कहता था, पहली जाति है दार्शनिक, ये ब्राह्मण होते थे। दूसरी है किसान, कौन होते बताना नहीं। अगला अहीर, अहीर भी काम होते जो गौपालक का काम करते थे। अगला कारीगर, फिर सैनिक, निरीक्षक और सभासद। ये 7 जातियां बताई किसने? मेघासनीस ने अपनी पुस्तक इंडिका में। और कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में क्या बताया? 4 जातियां जो आप जानते हैं वर्णों के रूप में हुआ करती थी। अब यहाँ ध्यान सुनने वाली बात है, ब्राह्मणों को छोड़कर कोई अंतरजाति विवाह नहीं कर सकता था। ब्राह्मणों को ये छूट थी कि जहाँ चाहे वहाँ शादी कर सकते, लेकिन उनके अलावा किसी को छूट नहीं थी, जो कि उस समय की क्रिटिसाइज करने वाली बात है कि मौर्य स्वयं ब्राह्मण नहीं थे और उन्होंने ब्राह्मणों को इतना छूट दे रखी थी, क्योंकि समाज पे वर्चस्व किसका था? ब्राह्मणों को। मैंने आपको दासराग युद्ध के समय इसके बारे में बताया। इसके बाद स्त्रियों की दशा में बहुत तेजी से सुधार हुआ क्या? पुनर्विवाह बहुत तेजी से बढ़ा, यानी कि विधवा है तो दोबारा शादी हो सकती है। नियोग प्रथा शुरू हो गई। नियोग प्रथा क्या? ध्यान से सुनेंगे। नियोग का अभिप्राय होता है, अगर पति मर जाता है तो वो पत्नी देवर से उसके शादी कर सकती, यानी जो अपना पति उसके भाई से शादी कर सकती। इस प्रथा को नियोग प्रथा कहते हैं। और इसी समय तलाक, पहली बार वर्ड यूज हुआ तलाक, और यहाँ पर तलाक को मोक्ष कहा गया। तो तलाक प्रथा प्रारंभ हो चुकी थी मौर्यों के समय में, और शुरू करने का श्रेय जहाँ तक चंद्रगुप्त मौर्य को था, तलाक उसी ने शुरू कराया था। इसके बाद वैश्यावृत्ति समाज में व्याप्त थी, लेकिन सरकार की निगरानी में ही ऐसा कार्य हो सकता था, और उसके लिए भी गणिकाध्यक्ष हुआ करता था। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, यानी वैश्यावृत्ति के साक्ष्य मिलते हैं। और लास्ट बात जो है सबसे, और जो वैश्यावृत्ति करने वाली महिलाएं हुआ करती थी उन्हें हम रूपा जीवा कहते थे, पेपर में बहुत बार आ चुका है। अब बात करते हैं लास्ट, दासों की स्थिति क्या थी। तो दास, कौटिल्य कहते हैं कि दास प्रथा चालू थी, क्योंकि भैया काम करने के लिए, मैंने आपसे कहा, जो सरकारी भूमि थी उसको जोतने काम करने कौन करता था? दास करते थे। लेकिन मेघासनीस कहता दास नहीं थे, क्योंकि दासों को पसंद नहीं करते थे मौर्य, इसे उन दास कभी रखते ही नहीं थे। तो यहाँ क्रिटिसाइज है, अगर पेपर में आता है कि आपको क्या लगता है कि मौर्य में दास थे या नहीं, तो आप इसको प्रासंगिक तौर पे लिख देंगे कि हो सकता है कि दासों की प्रथा रही हो, और नहीं भी हो सकता कि ना ही रहे हो। तो ये भी स्पष्ट नहीं है, नहीं कहा जा सकता। तो ये हमने देखा क्या? मौर्यों की आर्थिक स्थिति, मौर्यों का प्रशासन, मौर्यों की सामाजिक स्थिति, और हमने इनसे आकलन किया कि इन्होंने सारा कुछ इतने अच्छे से मैनेज कर रखा था कि समाज संचालन में किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो पा रही थी। अब इसके बाद जो टॉपिक होगा उसे हम देखेंगे इन्होंने क्या क्या स्थापनाएं कराई। जैसे अशोक के शिलालेखों में क्या हुआ, आप ये देखेंगे कि किस प्रकार आजीविकों के लिए क्या क्या बनवाया गया, किस प्रकार भारत में चित्रकारी, किस प्रकार कला, किस प्रकार साहित्य, किस प्रकार सृजन, ये सारा कुछ अगले वीडियो में होगा। जो लास्ट वीडियो होगा उसमें सारा कुछ मिलेगा, और परीक्षाओं के दृष्टिकोण से वो वीडियो बहुत अच्छा है और बहुत महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि उससे वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत प्रश्न आता है। और ध्यान रखिएगा, नोट्स के लिए परेशान मत होइएगा, नीचे लिंक में जाकर PDF फाइल डाउनलोड कर लीजिए, उसमें आपको नोट्स उपलब्ध मिल जाएगा, जो मैंने स्वयं अपनी हैंड राइटिंग में लिखा हुआ है, वो आप डाउनलोड करें, नोट्स तैयार कर लें। क्लास खोलने पर आप नोट्स जरूर दिखाएंगे, मुझे उम्मीद है आप ऐसा करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक मिलते हैं। जय हिंद। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं? अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? क्या है उनमें ऐसा
जो मुझ में नहीं। झांक ले अपने भीतर, खुद से आ पूछ ले।